हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। बात करते हैं मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत की शुरुआत भारत में इस्लामी आक्रमण से मानी जाती है। वर्तमान में उज्बेकिस्तान के शासक तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने सन 1526 में खैबर दर्रे को पार किया और वहां मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जहां आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। बाबर के भारत आने के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। सन 1600 तक मुगल वंश ने भारत पर राज किया। सन 1700 के बाद इस वंश का पतन होने लगा और ब्रिटिश सत्ता फैलने लगी। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय सन 1857 में मुगल वंश का पूरी तरह से खात्मा हो गया। प्रारंभिक मध्यकालीन युग 8वीं से 11वीं शताब्दी। इस समय काल में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। गत मध्यकालीन युग 12वीं से 18वीं शताब्दी। इस समय काल में पश्चिम में मुस्लिम आक्रमणों ने तेजी पकड़ ली, तो दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का जन्म हुआ। विजयनगर साम्राज्य का उदय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह उस समय का एकमात्र हिंदू राज्य था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जिसके बाद हरियर और बुक्का ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। मुगल वंश। मुगल वंश के प्रारंभ के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। बाबर के भारत पर आक्रमण करने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। 1857 की क्रांति के साथ ही मुगल वंश का पतन हो गया और ब्रिटिश शासन के साथ आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक एंग्लो मराठा युद्ध मराठाओं और अंग्रेज के बीच संघर्ष की घटनाओं को कवर करता है। मराठाओं की हार के बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरने वाले बालाजी बाजीराव थे। वह अपने बेटे माधवराव द्वारा सफल हो गया था, जबकि बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव अगले पेशवा बन गए। अंग्रेजों ने 1772 में माधवराव की मृत्यु के बाद मराठाओं के साथ पहला युद्ध लड़ा। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठा शिविर में संघर्ष हुआ। नारायण राव पेशवा बनने की राह पर थे, हालांकि उनके चाचा रघुनाथ राव ने भी पुजारी बनना चाहा। इसलिए अंग्रेजी के इंटरफेरेंस के बाद सूरत संधि पर 1775 में हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सालसेट और बेस्सीन के बदले 2500 सैनिकों को अंग्रेजों को दिया। वारेन हेस्टिंग के तहत ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने इस संधि को रद्द कर दिया और पुरंदर संधि 1776 में कलकत्ता परिषद और एक मराठा मंत्री नाना फडणवीस के बीच संपन्न हुई। नतीजा केवल रघुनाथ राव को पेंशन प्रदान की गई और अंग्रेज ने सालसेट को बरकरार रखा, लेकिन बंबई के ब्रिटिश प्रतिष्ठान ने इस संधि का उल्लंघन किया और रघुनाथ राव को ढाल दिया। 1777 में नाना फडणवीस ने कलकत्ता परिषद के साथ अपनी संधि के खिलाफ जाकर फ्रांस के पश्चिमी तट पर एक पोर्ट प्रदान किया। इसने अंग्रेजों को पुणे भेजने के लिए डायरेक्ट किया। पुणे के पास बडगांव में एक लड़ाई हुई, जिसमें महादजी शिंदे के अधीन मराठाओं ने अंग्रेजी पर एक जीत का दावा किया। 1779 में अंग्रेजों को बडगांव संधि पर इंटरफेरेंस करने के लिए मजबूर किया गया था। एंग्लो मराठा युद्ध के अंत में सालबाई की संधि 1782 में संपन्न हुई, जिसने इंडियन हिस्ट्री में एक घटनापूर्ण मील का पत्थर बनाया। मुगल साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मुगल साम्राज्य के एंट्री से भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई। विदेशी लोग व्यापार के लिए भारत आने लगे, जैसे डच, यहूदी, ब्रिटिश। पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारिक समूह फैले हुए थे। इनमें लंबी दूरी के व्यापारी सेठ और बोहरा शामिल थे। वणिक, स्थानीय व्यापारी, बंजारों ने अक्सर बैलों की पीठों पर अपने माल के साथ लंबी दूरी की यात्रा की। व्यापारियों का एक और वर्ग जो थोक वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंस रखते थे। साथ ही नदियों में नाव पर भारी सामान लाया जाता था। हिंदू, जैन और मुसलमान गुजराती व्यापारियों में से थे, जबकि ओसवाल, महेश्वरियां और अग्रवाल राजस्थान में मारवाड़ी कहे जाने लगे। दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समाज कोरोमंडल, द चेटिस, द मुस्लिम मालाबार व्यापारियों आदि बंगाल चीनी चावल के साथ साथ नाजुक मलमल और रेशम के तट पर थे। भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों का ढेर मुगलों के शासनकाल के दौरान बनाया गया और भारतीय इतिहास का एक अनिवार्य हिस्सा बना। मुगल बहते पानी के साथ उद्यान बिछाने के शौकीन थे। मुगलों के कुछ बाग कश्मीर के निशात बाग, लाहौर के शालीमार बाग और पंजाब के पिंजौर के बाग में हैं।
शेरशाह के शासनकाल के दौरान बिहार के सासाराम में मकबरा और दिल्ली के पास पुराण किला बनाया गया था। अकबर की सुबह के साथ व्यापक पैमाने पर इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। कई किले उसके द्वारा डिजाइन किए गए थे और सबसे प्रमुख आगरा का किला था। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। अनेक अन्य गढ़ लाहौर और इलाहाबाद में है। दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किला का निर्माण शाहजहां ने अपने रंग महल दीवाने आम और दीवाने खास के साथ करवाया था। फतेहपुर सिकरी में एक महल सह किला परिसर भी अकबर विजय शहर द्वारा बनवाया गया था। इस परिसर में कई गुजराती और बंगाली शैली की इमारतें पाई जाती हैं। उनकी राजपूत माताओं के लिए गुजराती शैली की इमारतों का निर्माण किया गया था। इसमें सबसे जबरदस्त स्ट्रक्चर जामा मस्जिद और इसके प्रवेश द्वार का है, जिसे बुलंद दरवाजा या बुलंद गेट के रूप से जाना जाता है। प्रवेश द्वार की ऊंचाई 176 फीट है। इसे गुजरात पर अकबर की जीत की याद में बनाया गया था। जोधाबाई का महल और 5 मंजिला पंच महल फतेहपुर सिकरी की अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबर के शासन के दौरान बनाया गया था और इसमें संगमरमर का एक विशाल गुंबद यानी कि डूम था। अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया था। आगरा में इत्माद दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण यह पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना था, जिसमें अर्ध कीमती पत्थरों से बनी दीवारों पर पुष्प डिजाइन थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान यह विधि अधिक लोकप्रिय हो गई। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल को इतिहास के 7 वंडर्स में से एक माना जाता है। इसके निर्माण के लिए पिएट्रा ड्यूरा प्रोसेस का व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया था। इसमें उन सभी आर्किटेक्चर्स को शामिल किया गया है जो मुगलों ने बनाए थे। ताज की मुख्य महिमा वाइड डोम और 4 पताला मीनारे हैं। इनकी सजावट को मिनिमम रखा गया है। अब जाते जाते आधुनिक भारत पर नजर डालते हैं। मुगल काल के डाउनफॉल से लेकर भारत की आजादी तक और वर्तमान को आधुनिक भारत की श्रेणी में रखा गया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत में संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। इस समय काल ने आंदोलन क्रांति विरोध को जन्म दिया। इस समय में पंजाब, मैसूर, अवध, हैदराबाद, बंगाल जैसे छोटे राज्यों का विस्तार हुआ। इसके साथ ही पुर्तगाली कॉलोनीज, डच कॉलोनीज, फ्रांसीसी कॉलोनीज और अंग्रेज कॉलोनीज की स्थापना हुई। इस समय ने बक्सर की लड़ाई, सहायक संधि, वैपगित का सिद्धांत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 ईस्वी का एक्ट, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद एक्ट, भारत सरकार एक्ट, 1935 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जैसे घटनाओं को अंजाम दिया। इस समय काल में रामकृष्ण, विवेकानंद, ईश्वर चंद विद्यासागर, डेजिरियो और यंग बंगाल राम मोहन राय और ब्रह्म समाज जैसे समाज सुधारकों का जन्म हुआ। इस समय काल में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए कई प्रकार के आंदोलनों का इवोल्यूशन हुआ, जैसे शिक्षा का विकास, भारतीय प्रेस का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जालियांवाला बाग, मुस्लिम लीग की स्थापना, रॉलेट विरोधी सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, अराजक और रेवोल्यूशनरी अपराध अधिनियम 1919, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, अंतरिम सरकार, संवैधानिक सभा, माउंटबेटन योजना और भारत के विभाजन, दक्षिण भारत में सुधार, पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन, सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन आदि। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपसे बोला था कि हम आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे, तो बस आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। इतिहास में कुल कितने काल हैं? अभी इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने सवाल के जवाब दिए थे। भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है? लगभग 8000 साल पुरानी। भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा? भारत वर्ष का नाम माना जाता है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। होप सो आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी।